सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आर्किटेल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट लिटरेचर स्टडी, जो कि लास्ट वीडियो का ही पार्ट है। तो पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे किचन डिज़ाइन के बारे में, किचन की लिटरेचर स्टडी के बारे में। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा था, मेरी लास्ट वीडियो को, या देखा नहीं था, वो पार्ट 1 देख लें। उसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सो लिटरेचर स्टडी किचन स्पेस। सो किचन स्पेस जो होता है वो रेस्टोरेंट में कैसे डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या इसमें स्टैंडर्ड्स हमें लेना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो अ किचन इज़ अ स्पेस जनरली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन इन अ ड्वेलिंग और एनी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किचन कोई भी एक स्पेस हो गया जहाँ पर आप कुक करें फूड को या फूड को प्रिपेयर करें। ठीक है, ये आपके जनरली होम्स में भी होता है और कमर्शियल भी इस्टेब्लिशमेंट्स में भी होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कमर्शियल पे बेसिक्स पे वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे रेस्टोरेंट पे है। सो कमर्शियल किचन्स आर फाउंड इन रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो कमर्शियल किचन काफ़ी जगहों पे, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, आपको कैफेटेरिया, हॉस्पिटल, इन सब जगहों पे कमर्शियल किचन देखा जाता है। सो रेस्टोरेंट किचन इज़ डिज़ाइंड आज पर टोटल डाइनिंग एरिया इन रेस्टोरेंट। सो रेस्टोरेंट का जो किचन होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि उसका जो टोटल एरिया होता है आपके रेस्टोरेंट का, डाइनिंग एरिया, उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं हम किचन को, कि जितना आपका एरिया होगा। जैसे कि आप यहाँ पर राइट साइड में चार्ट देख सकते हैं 60-40, यानी कि अगर आपका मान लिया 100% जो है 100 स्क्वायर मीटर मान लिया डाइनिंग एरिया है, तो उसका 40% आपको किचन एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं हम इस हिसाब से। Generally 30 to 40% of floor area is considered for the kitchen purposes and the remaining for the dining space. So moving on to the next slide. So what are the activities performed in a kitchen? सो किचन डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म होती हैं। फिर उन एक्टिविटीज़ के हिसाब से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और अप्लाइंसेस यूज़ करे जाते हैं। फिर उसके हिसाब से अप्लाइंसेस को किस तरीके से अरेंज करा जाता है कि वो एक प्रॉपर मैनर में डिज़ाइंड हो। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन अ किचन। सो यहाँ पर आप लोग फिगर देख सकते हैं, आराम समझ जाएंगे। जैसे कटिंग हो गया आपका, फिर फ्राइंग हो गया, फिर ग्रिंडिंग हो गया, फिर बेकिंग हो गया आपका, रोस्टिंग हो गया, ग्रिलिंग हो गया, स्टीमिंग है, गार्निशिंग एंड वॉशिंग। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जो एक डोमेस्टिक किचन में परफॉर्म होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है हमारा हमारा इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ के हिसाब से कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं किचन में। सो पहला जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमारा है बर्नर रेंज। बर्नर रेंज आप लोग जानते हैं जिस पे खाना रख के बना सकें। ठीक है, इसके नीचे एक स्टोव लगा होता है जिसमें से फायर निकलती है। दूसरा हमारा है तंदूर। ठीक है, नॉर्मली आपने तंदूर बाहर देखे होंगे, लेकिन कमर्शियल किचन जो होते हैं उसमें इंडोर में हमें खाना प्रेफर करना पड़ता है, बनाना, प्रिपरेशन वगैरह, इसलिए ये तंदूर यूज़ होता है जिसमें आप तंदूर, आज यू ऑल नो। सो थर्ड वन इज़ दी बेकिंग ओवन। कि बेकिंग ओवन में ओवन की तरह एक तरीके से काम करता है बेक करने के लिए। फिर फोर्थ वन इज़ दी बेन मैरी। बेन मैरी जनरली एक थाली टाइप का होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स अलग अलग सेक्शंस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ पर। फिफ्थ वन है स्टोरेज रैक्स। स्टोरेज रैक्स भी यूज़ होते हैं इक्विपमेंट्स में जिनको आप स्टोरेज एरिया में प्रीफर करते हैं रखना। उसके अलावा आपका रेफ्रिजरेशन यूज़ होता है कोल्ड स्टोरेज के तौर पर। फिर ग्रेवी मशीन होता है आपका, डायरेक्टली आप इससे मतलब ग्रेवी में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी वेजिटेबल या कोई भी चीज़ हो उस चीज़ को। फिर डिश वॉशर आ गया जो कि आपकी एक वॉशिंग जोन में इसको रखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपके बर्नर रेंज के ऊपर जो है यहाँ पर एक वेंटिलेशन हुड लगा होता है। जैसे कि नॉर्मली आप अगर किचन्स में देखें तो उसमें चिमनी की फैसिलिटी दी जाती है ताकि स्मोक को इंटीरियर से एक्सटीरियर की तरफ आउट कर दें। सो कमर्शियल किचन्स में होता ये है कि वेंटिलेशन हुड होता है इसमें। ठीक है, वेंटिलेशन हुड जो होता है वही सेम तरीके से काम करता है। तो किचन की प्लानिंग में मेन चीज़ यही है डिज़ाइनिंग के टाइम कि आपका वेंटिलेशन शुड बी प्रॉपर। सो नेक्स्ट थिंग इज़ दी डीप फ्रायर। जनरली फ्राइंग एक्सेट्रा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आपकी एक स्टेनलेस स्टील की टेबल यूज़ होती है जिसको आप नॉर्मली सेंटर में भी प्रीफर कर सकते हैं। फिर आता है आपका नीडिंग मशीन। नीडिंग यानी गूंदने के लिए। अब नॉर्मली कमर्शियल बेसिस पे जो किचन होते हैं उसमें जो होते हैं क्लाइंट्स वगैरह, पर्सन, नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा होते हैं, तो उस चीज़ में जो है आपकी नीडिंग मशीन बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है। सो अगर हम ये सारे इक्विपमेंट्स आपके किचन में यूज़ होते हैं। सो अब लोग हम बात करने वाले हैं यहाँ से कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कमर्शियल किचन,
कि कमर्शियल किचन में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम एक एक करके चलते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द स्टोरेज एरिया। सो योर रेस्टोरेंट किचन विल स्टोर अ वेराइटी ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, tools, pans, food items and settings like plates, glasses etc. तो जो स्टोरेज एरिया होता है उसमें अलग अलग चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए, उसके अलावा आपका मील्स वगैरह हो गए, उसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह ड्राई स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में, उसके अलावा आपका ग्लास प्लेट्स वगैरह के लिए अलग स्टोरेज होता है वॉशिंग जोन में। सो कि your kitchen will be need to separate units for each of these needs, such as a refrigeration for perishable food, a pantry for dry goods, and a cupboard for pick, place setting and cooking utensils. सो जनरली स्टोरेज एरिया को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक ड्राई स्टोरेज और एक कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, तो ड्राई स्टोरेज में आपकी वही इक्विपमेंट्स के हिसाब से आपके रैक्स वगैरह रहेंगे, उसके अलावा आपके कोल्ड स्टोरेज में रेफ्रिजरेशन वगैरह की चीज़ें रहेंगी। सो ड्राई स्टोरेज इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द मेन किचन एरिया। सो इट मस्ट बी ड्राई, कोल्ड, डार्क एंड फेसिंग नॉर्थ। इसको हम ड्राई स्टोरेज एरिया को हम नॉर्थ की तरफ फेस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर वहाँ पर हम कोई भी सामान रखें तो जनरली धूप की वजह से कोई चीज़ ख़राब हो जाए। सो फूड इज़ केप्ट इन ओरिजिनल पैकिंग, असॉर्टेड ऑन अ शेल्फ्स इन वुडन ट्रेड्स एट्सेट्रा। फिर इसको हम वुडन क्रेट्स वगैरह में, शेल्फ्स वगैरह में रख देते हैं ड्राई स्टोरेज में। फिर कोल्ड स्टोरेज की इमेज आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि रेफ्रिजरेशन वगैरह के प्रोसेस में इसको यूज़ करा जाता है। द गुड्स आर केप्ट इन लार्ज रेफ्रिजरेटर्स एट लो टेम्परेचर लाइक मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स विच आर, जिनको हम लंबे समय के लिए रेफ्रिजरेशन में रखना चाहें, लॉन्गर पीरियड के लिए, उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्रिपरेशन एरिया। सेकेंड की अगर हम बात करें, पहला था हमारा स्टोरेज एरिया, उसके बाद आता है हमारा प्रिपरेशन एरिया। सो द फूड प्रिपरेशन सेक्शन ऑफ अ रेस्टोरेंट किचन कंसिस्ट ऑफ काउंटर स्पेस, कटिंग टूल एंड स्टोरेज कंटेनर्स। सो जो प्रिपरेशन एरिया होता है वो आपका जनरली आपको स्टोरेज एरिया से ही कनेक्ट, हल्का सा उसको ज़्यादा पास रखा जाता है, क्योंकि मान लिया आपका कोई स्टोरेज एरिया से आपने सामान उठाया, उसको प्रिपेयर करेंगे, मान लिया उसको धोना है, वॉश करना है, या फिर काउंटर पे उसकी कटिंग वगैरह करनी है, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन एरिया होगा, जिसको डायरेक्टली हम बाद में मीट मतलब प्रिपेयर करने के लिए भेजते हैं। सो एवरी लार्ज किचन कंसिस्ट अ सेपरेट रूम फॉर मीट प्रिपरेशन एंड वेज प्रिपरेशन। यानी कि कोई भी किचन है तो उसमें हम वेज और नॉन वेज प्रिपरेशन एरिया को सेपरेट कर देंगे। इट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द फिश प्रिपरेशन एरिया एंड बी क्लोज टू द कुकिंग एरिया एंड रेफ्रिजरेशन एरिया। यानी कि आप एक तरीके से माने स्टोरेज, कुकिंग एरिया, रेफ्रिजरेशन, इन सब के मतलब एक सेंटर में होना चाहिए आपका प्रिपरेशन एरिया। इट मस्ट ऑल हैव ऑल नेसेसरी टूल्स एंड अप्लायंसेज। Fruit and vegetables preparation area must also be properly equipped and separate from the other two. So एक वेज प्रिपरेशन एरिया होता है और दूसरा नॉन वेज प्रिपरेशन एरिया होता है, जो दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। जो तीसरी चीज़ है वो अब आती है प्रिपरेशन एरिया के बाद कुकिंग एरिया, जहाँ पर खाना पकता है। सो प्रोफेशनल कुकटॉप्स इन अ कैटरिंग बिजनेस आर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट दैट शुड बी आइडियली बी अरेंज्ड एट द सेंटर ऑफ द किचन। सो जनरली द सेंट्रल मॉड्यूल इज़ मेड अबाउ मल्टीपल बर्नर्स। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्नर्स हैं, जिसको डिफरेंट शेफ्स इस्तेमाल करते हैं। वेयर ग्रिड कैन अल्टरनेट विद प्लेट्स, ईच बर्नर कैन बी कंट्रोल्ड बाय मीन्स ऑफ इट्स नॉब। So more ovens should be built in the stove to work efficiently, while a kitchen hood appliance should necessarily be installed on top of the stove. Cooking area consists of the kitchen hot line, cold line, desert line and breakfast line. सो कुकिंग एरिया भी डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड है, जैसे कि आपको प्रिपरेशन एरिया और वो स्टोरेज एरिया डिवाइड था। इसमें होता है हॉटलाइन होता है जिसको हम सेंटर में रखते हैं, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ हॉट एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड। सो देयर इज द नेक्स्ट वन इज द कोल्ड लाइन, मस्ट बी लाइट एंड एयरी एंड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सलाड्स, cold soups and cold sauces. So third one is the desert line. Desert line is intended for the preparation and plating of desserts. Fourth one is the breakfast line. It is for the preparation of warm and cold beverages and simple meals. So ये आपका हो गया कुकिंग एरिया, जिसको हम डिफरेंट लाइन्स में डिवाइड करते हैं उस हिसाब से कि कौन सी चीज़ इसमें पकनी है और कुक होनी है। डिफरेंट नॉब्स होते हैं, अलग अलग वेरियस एंटिटी में इसमें आपके बर्नर्स होते हैं, जिनके हिसाब से आइडियली कंडीशन में आपको कमर्शियल बेसिस पे यूज़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है वॉशिंग एरिया। सो वॉशिंग एरिया आप लोग यहाँ फिगर से समझ सकते हैं कि अ लॉट ऑफ क्लीनिंग गोज ऑन इन अ कमर्शियल किचन to ensure the safety of food that being served and the dishes that it's being served on.
So separate washing stations for food and for dishes so that dirty dish such never land on clean produce. Your washing station will need commercial dishwashing machines, sinks and drying racks to run smoothly. यानी कि आपकी वॉशिंग स्टेशन जो होता है वो उसमें आपका सिंक्स वगैरह होने चाहिए, अलग से आपकी एक रैक होनी चाहिए जिसमें से आप कोई प्लेट्स वगैरह जो सैरेमिक्स हैं उसको धो के अलग से रख दें, जैसे कि नीचे वाली फिगर में आप लोग यहाँ देखेंगे। उसके अलावा डिश वॉशिंग स्टेशन फॉर वाइट डिशेज एंड ग्लासेज मस्ट बी इक्विप्ड प्रॉपरली फॉर कंटेनिंग द शेल्फ फॉर प्लेट्स एंड ऑल्सो देयर इज़ अ लार्ज ट्रैश बिन एंड अ गार्बेज डिस्पोजल फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट. So dishwashing station for dishes made up of steel, iron and aluminium equipped with large sinks, tables and shelves. सो इसमें भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पार्ट को, जैसे कि आपने मान लिया कोई आपके सैरेमिक वगैरह ग्लास आइटम को आप लोग वो मतलब वॉशिंग के लिए अलग से वॉश करें, अलग यूनिट हो, उसको फिर अलग सेपरेट स्टोरेज रैक में रख दें. उसके अलावा आपके एल्यूमिनियम और स्टील के जो आइटम हैं उनको अलग आप वॉश करें और उनको मतलब मिक्सिंग ना हो. इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं वॉशिंग एरिया को. फिर आता है आपका सर्विस एरिया. सो अ कमर्शियल किचन सर्विस एरिया इज़ यूज्ड फॉर प्लेटिंग डिशेज एंड हैंडिंग देम ऑफ टू द सर्वर्स टू डिलीवर टू द डाइनर्स. सो सर्विस एरिया जो होता है वो जनरली आपके रैक्स होती हैं जो कि आपकी डोर से अटैच होती हैं या डोर के नज़दीक होती हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं. जिससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन से चीज़ बनी, तैयार हुई, प्रिपरेशन से आपकी कुकिंग में आई, कुकिंग में आपका खाना बना, कुकिंग जब खाना बन गया तो आपका वो जाएगा सर्विस एरिया में. सर्विस एरिया में क्या होगा, खाना बन के यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं रैक्स होंगी, आपका खाना बन के प्रिपेयर होकर पूरी तरीके से वहाँ रखा जाएगा. वहाँ से बस लेके आपको डाइनिंग हॉल में एंटर कर जाना है, जो खाना आप सर्व कर देंगे. सो अ सर्विस एरिया शुड हैव हीट लैम्प्स टू कीप फूड वार्म. सो सर्विस एरिया में भी आपको हीट चाहिए ताकि वो फूड मतलब आपने प्रिपेयर मान लिया पहले कर लिया तो कोई परेशानी ना हो. ठीक है. उसके अलावा प्लीज़ योर किचन सर्विस एरिया आज क्लोज टू द डाइनिंग रूम एज पॉसिबल टू लेसन द डिस्टेंस फ्रॉम द किचन टू द टेबल फॉर वेटर्स. सो वही मैंने आपको बताया, इसको डाइनिंग रूम के नज़दीक रखना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपका विजिबल हो, इसलिए. सो अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट लेआउट्स के बारे में. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेआउट. फर्स्ट वन इज़ द असेंबली लाइन कॉन्फ़िगरेशन. So the assembly line configuration is ideal for kitchens that need to serve a large quantity of people quickly. So generally ये जो assembly line configuration है इसको हम कैफेटेरिया वगैरह में प्रीफर करते हैं जहाँ पर जल्दी चीज़ें बने और जल्दी से सर्व हो जाए. In this layout kitchen equipment is organized in a line with the food preparation area at one end. So इस फिगर में आप लोग समझते रहिए कि जैसे कि इसका लेआउट जो होता है वो इस तरीके से होता है कि मान लिया आपका फूड प्रिपरेशन एरिया है जो उसको एक तरफ रख देते हैं एंड द सर्विस एरिया एट द अदर. और जो सर्विस एरिया है वो दूसरी साइड, यानी जहाँ से आपको निकल के सर्व करना है वो दूसरी साइड और प्रिपेयर जहाँ होगा वो लेफ्ट हैंड साइड. एंड द क्लीनिंग वॉशिंग एंड स्टोरेज रिसीविंग एरिया कैन बी लोकेटेड बिहाइंड द असेंबली लाइन. और यहाँ पर फिगर में अगर आप लोग देखेंगे तो स्टोरेज एरिया राइट साइड में, क्लीनिंग वॉशिंग एरिया लेफ्ट साइड में इन्होंने रख दिया. So this creates a supreme efficiency and helps and keeps the kitchen open for excellent communication and flow. सो ये था आपका असेंबली लाइन किचन. बहुत ही ईजिली फ्लो होता है, एक तरफ से आप आएंगे फूड प्रिपरेशन में, क्लीनिंग वॉशिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद मील कुकिंग होगी, उसके बाद सर्विस एरिया में चीज़ हो जाएगी फिक्स, उसके बाद आउट से आप लोग डाइनिंग एरिया में निकल के सर्व कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो आपका आएगा सेकेंड जो है उसको हम कहेंगे जोन स्टाइल लेआउट. So the zone style layout has the kitchen set up in blocks with the major equipment locating along the walls. Again, the sections follow the proper order for increased flow, giving you a dishwashing block, a storage block, a food preparation block. Communication and supervision are not difficult in this layout because the center of the space is completely open. सो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जहाँ से आपकी एंट्री हो रही है वहीं पर आपका क्लीनिंग वॉशिंग एरिया इन्होंने रख दिया. उसके अलावा बाहर के साइड से आपकी स्टोरेज और रिसीविंग हो जाएगी, फिर वहीं से आपका ये दोनों जो चीज़ें अटैच हो जाएंगी फूड प्रिपरेशन में. फूड प्रिपरेशन डायरेक्ट मील कुकिंग में डायरेक्ट सर्विस, और सर्विस आपकी आउट की तरफ से नज़दीक है. तो इस तरीके को हम जोन स्टाइल लेआउट को भी काफ़ी प्रीफर करते हैं. उसके अलावा आपका थर्ड जो लेआउट है वो है आपका आइलैंड स्टाइल लेआउट. So the island style layout places the ovens, ranges, fryers, grills and other principal cooking equipment together in one module at the center of the kitchen. ये भी बहुत प्रेफरेबल है कमर्शियल बेसिस पे. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ओवन, रेंज, फ्रायर, ये सारी जो चीज़ें हुड वगैरह वेंटिलेशन हुड के साथ आप सेंटर में रख देते हैं, कुकिंग वाला जो एरिया होता है. उसके अलावा जो अदर सेक्शंस होते हैं आर प्लेस्ड ऑन द पेरीमीटर ऑफ द वॉल्स. जो दूसरे सेक्शन होते हैं जैसे स्टोरेज हो गया, फूड प्रिपरेशन हो गया, क्लीनिंग हो गया, इन सबको वॉल पे रख देते हैं. So this layout is very open and promotes communication and supervision.
वाइल लीविंग प्लेंटी ऑफ ओपन फ्लोर स्पेस फॉर इजी क्लीनिंग। इस चीज़ों को मतलब इस लेआउट को हम लोग बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली एक वेल सर्कुलेटेड तरीके से मैनर एक्ट करता है। हमने बात कर ली आपकी स्टोरेज प्रिपरेशन एरिया क्या क्या होते हैं, फिर कितने कितने टाइप के लेआउट होते हैं। अब हम लोग समझेंगे किचन सर्कुलेशन फ्लो, यानी कि किचन का वो जब इतनी चीज़ों को आपने समझ लिया, अब आपको फ्लो समझना पड़ेगा कि खाना किस फ्लो में जाएगा ताकि कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो डिज़ाइनिंग के मतलब उसमें किचन में। इट्स एसेंशियल टू प्री प्लान हाउ ट्रैफिक फ्लोज इन अ किचन फॉर रेस्टोरेंट फ्रॉम डिलीवरी टू कुकिंग टू सर्विंग टू वॉशिंग। दिस प्रोसेस इज़ यू हैव टू मस्ट प्लान। आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से आपकी कुकिंग से स्टोरेज से कुकिंग, फिर प्रिपरेशन से आपकी सर्विसिंग वगैरह, फिर वापस से आपकी वॉशिंग एरिया में कैसे एक पर्सन जो है स्टाफ कैसे फ़्लो कर रहा है और नंबर ऑफ़ स्टाफ कितने, इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा सर्कुलेशन फ़्लो को डिज़ाइन करने के हिसाब से। वेयर पॉसिबल इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड अ डबल एक्सेस वे टू सेपरेट रूट फॉर क्लीन डिशेज़ एंड डर्टी डिशेज़। ये भी पॉसिबल है कि आप ज़्यादा प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप दो डोर दें। दो डोर से होगा ये कि आपके जो हैं मतलब एक साइड से इन हो जाएगा, दूसरी साइड से आउट हो जाएगा, यानी क्लीन डिशेज़ आपकी जो हैं डर्टी डिशेज़ वो एक साइड से आएंगी वॉशिंग एरिया में रखा जाएंगी, दूसरी साइड आपका डोर के नज़दीक सर्विस एरिया होगा जहाँ से आउट हो जाएगा। अगर इस फ्लो को यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने फिगर समझाया है, जैसे कि स्टोरेज है, स्टोरेज से आपकी बाहर से आया कोई भी सामान रखा के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द स्टोरेज, देन स्टोरेज के बाद अगर आप लोग देखें तो कोई भी सामान प्रिपरेशन एरिया में जाएगा, यानी आपको काटना है या धोना है, उस चीज़ को स्टोरेज से आप लोग लेंगे। फिर प्रिपरेशन एरिया के बाद वो सामान जब कट गया धुल गया उसके बाद वो कुकिंग एरिया में जाएगा बनने के लिए, जहाँ पर आपके बर्नर्स वगैरह होंगे। अब जैसे कि इस लेआउट में आपका सेंटर में रखा है तो ये आपका थर्ड टाइप ऑफ लेआउट हो गया। कुकिंग एरिया जब हो गया उसके बाद वो कुकिंग होने के बाद सर्विस एरिया में रखा जाएगा, सर्विसिंग के बाद वो सर्व हो जाएगा, सर्विसिंग के बाद सर्व होने के बाद वो वापस आएगा, वो वापस आके जाएगा वॉशिंग एरिया में धुलने। यही प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। इस फ्लो से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके का फ्लो बन रहा है, ठीक है। 5 नंबर पर आपका वॉशिंग एरिया, यानी कोई भी आएगा बंदा तो लेफ्ट साइड में डायरेक्ट मुड़ जाएगा वॉशिंग एरिया की तरफ, और सर्विसिंग एरिया आपका 4th वाला हो गया, ठीक है। 3rd वाला आपका कुकिंग एरिया होगा, सेकंड प्रिपरेशन, 1 हो गया आपका स्टोरेज एरिया, और एग्जिट का डोर है ये बाहर से स्टोरेज के सर्विसेज रखने के लिए। ये लोग आप लोगों ने समझ लिया किचन का फ्लो। नेक्स्ट है हमारा स्पेस एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड्स। इसको समझ लेते हैं। इफ़ टू वर्कर वर्क अपोजिट टू ईच अदर विड्थ ऑफ द टेबल शुड बी एटलीस्ट 42 इंचेस। इफ़ टू वर्कर along side length of the table should be 8 feet to 10 feet. Common height of the table is 34 inches. Space between equipment for one person should be 36 to 42 inches. Normal working alleys width should be 36 to 48 inches. For main lane where workers pass each other to the alleys should be 60 to 72 inch. 30% or less for equipment and 70% or more for traffic lanes. Working area and the space around equipment for cleaning. इतने इतने स्पेस आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से छोड़ना है कि दो वर्कर अगर काम कर रहे हैं आपस में तो एरीज कितने होने चाहिए डिफरेंट डिज़ाइन के हिसाब से। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लास्ट आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमेंशनल फिगर है यहाँ पर। इसमें मिनिमम स्पेसेस वही जो हमने लास्ट में डिस्कस करा 1300 to 1500 1200 आपका अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो 1500 भी अगर आपका कुछ मटेरियल अप्लाइंसेस वगैरह लेके जाने हैं। और नीचे आप लोग फिगर में देख सकते हैं डिफरेंट अप्लाइंसेस के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी स्टैंडर्ड्स में आती हैं कि कितने कितना आपको डायमेंशन चाहिए हर चीज़ के लिए। किचन स्पेस में होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इन डेप्थ आपको समझ में आया होगा कि कमर्शियल किचन जो होता है रेस्टोरेंट वगैरह में किस तरीके से प्रॉपर उसका वेल डिज़ाइन होना चाहिए। चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर यूटिलिटीज़ हो रही हैं, कुकिंग वगैरह ये सब। उसके बाद उन चीज़ों के हिसाब से कौन कौन से आपके मील्स वगैरह के अप्लाइंसेस वगैरह यूज़ हो रहे हैं, अप्लाइंसेस वगैरह के किस टाइप से हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है स्टोरेज और प्रिपरेशन एरिया में। फिर स्टोरेज प्रिपरेशन को जब हमने बांटा फिर उसके फ़्लो को समझा कि किस तरीके फ़्लो होना चाहिए। अब फ़्लो समझने के बाद हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर रिलीज़ वगैरह के और मतलब बर्नर्स वगैरह के इन सब के डायमेंशन समझ लिए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, वी विल मूव फर्दर टू द थर्ड पार्ट और द फोर्थ पार्ट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब माई चैनल आर्टिटेल। थैंक यू।